जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। आप यदि किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो बेस को बनाने के लिए एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, ठीक है। खास कर करके जो है आप यदि बिहार टीचर टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। तो देखिए आज चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारी पृथ्वी के अंदर यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, इन सब बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर जो है एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बना है? तो इन्हीं बातों को हम लोग आज पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बना है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि आप डायग्राम देख रहे होंगे, पृथ्वी का आंतरिक भाग का यह डायग्राम दिया गया है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सेकेंडरी परतों से बनी है, ठीक ना। अब पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी की सतह को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्रपट्टी कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं और अंतिम नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो कोर कहते हैं, कोर कहते हैं। याद रखिएगा 3 परत में बांटा गया है। ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं और सबसे नीचे वाले आंतरिक भाग को आंतरिक कोड कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए मेंटल से यानी बीच वाले भाग से जो है ज्वालामुखी निकलता है, यानी कि ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वो याद रखिएगा कि बीच वाले भाग से ही होता है। और भूकंप का जो उद्गम केंद्र भी है वो बीच वाला भाग ही है, ठीक ना। यानी भूकंप और ज्वालामुखी जो भी उत्पन्न होता है वो मेंटल वाले भाग से होता है। तो एक बात याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ बुक में क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपट्टी कहते हैं यानी क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है, यानी प्रपट्टी जो है क्या है, सबसे पतली परत होती है, ठीक ना। अब देखिए फिर आगे कहा जा रहा है कि यह महाद्वीपीय सहित नहीं होगा, यहाँ जो हो जाएगा क्या कहते हैं, महाद्वीपीय सतह हो जाएगा, ठीक ना। महाद्वीपीय सतह में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। किसका बात करा जा रहा है, क्रस्ट का बात करा जा रहा है। यानी क्रस्ट जो है हम लोग जहाँ रहते हैं महाद्वीप पर रहते हैं तो वहाँ 35 किलोमीटर तक क्रस्ट फैला है। और महासागर जहाँ है, समुद्र जहाँ है, जहाँ पानी है, वहाँ 5 किलोमीटर तक ही जो है क्रस्ट फैला हुआ है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब महाद्वीपीय सहित यहाँ कर लीजिएगा, सॉरी महाद्वीपीय सतह कर लीजिएगा। महाद्वीपीय सतह मुख्य रूप से जो है सिलिका एवं एल्यूमिना से बना हुआ है। किससे बना है, सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है, खनिज से बनी है, इसलिए इसे सियाल एवं एल्यूमिना कहा जाता है। यानी कि सियाल इसलिए कहा जाता है, किसे कहा जाता है, क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है, ठीक ना। अब अगला पॉइंट क्या है कि महासागर की जो प्रॉपर्टी है ना मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है। तो ये याद रखिएगा कि महासागर की जो प्रॉपर्टी है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, लेकिन महाद्वीप की जो प्रॉपर्टी है वो सिलिका और एल्यूमिना की बनी हुई है। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है टीआरई 1 में बीपीएससी टीआरई 1 में जो है पूछा गया है कि महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किससे बनी हुई है। तो याद रखिएगा सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी हुई है। उसके बाद फिर आगे कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, यानी क्रस्ट के नीचे क्या होता है, मेंटल होता है। अब मेंटल का बात कर रहा है, मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, जिसकी अब इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाता है। मेंटल का बात नहीं कर रहा है, अब क्रोड का बात कर रहा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत कौन सा है, क्रोड है। और मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर गहराई तक जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए साइड में दिया गया था 2 पॉइंट, क्या दिया गया था इसे भी देख लेते हैं। देखिए साइड में क्या कह रहा है
कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यानी कि पृथ्वी के केंद्र वाले भाग में, जिसे क्रोड कहते हैं, क्रोड तक जाने के लिए 6000 किलोमीटर जो है वो खोदना होगा। लेकिन अभी तक हम लोग कितना खोद चुके हैं? 4 किलोमीटर ही खोद चुके हैं। तो 6000 किलोमीटर खोदना तो क्या कहते हैं? असंभव है, ठीक ना। तो याद रखिएगा। अब देखिए अगला पेज में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में कह रहा है इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यानी कि क्रोड का बात करा जा रहा है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी है। किसका बात कर रहा है? क्रोड का। क्रोड किसका बना हुआ है? निकेल एवं लोहा का बना है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। निकेल और लोहा का बना है, इसलिए क्रोड को नीफे भी कहा जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी क्या है? उच्च होता है, ठीक ना। उसके बाद जो है यहाँ क्या पॉइंट दिया गया है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रपट्टी है। यानी कि पृथ्वी का जो भी आयतन है उसका 1% हिस्सा क्रस्ट है, 84% हिस्सा जो है मेंटल है, एवं 15% हिस्सा क्रोड है, ठीक ना। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना वो 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर है। अब आगे सेल एवं खनिज के बारे में बताया जा रहा है। सेल यानी कि चट्टान के बारे में कहा जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए पृथ्वी की जो प्रपट्टी है, क्रस्ट जो है, ये जिसे प्रपट्टी यानी क्रस्ट कहते हैं, अनेक प्रकार की सेल से बनी है, यानी अनेक प्रकार की जो है चट्टान से बनी है। पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की जो प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, चट्टान कहते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा मार्कर का चेंज क्या कर लूं, कलर चेंज कर लेता हूं ना। अब देखिए सेल जो है विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल का जो है वो विभिन्न रंग, आकार का हो सकता है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। अग्नेय सेल, जिसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। उसके बाद दूसरा का बात करें तो अवसादी, जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। कायांतरित, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो याद रखिएगा सेल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के सेल हैं। अगर बात करें तो अग्नियस, अवसादी और कायांतरित। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस हो जाता है। यह द्रवित मैग्मा क्या होता है? ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इस प्रकार बने सेल को अग्नेय सेल कहते हैं। तो जान चुके हैं कि अग्नेय सेल किसे कहते हैं। तो मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे क्या कहते हैं? अग्नेय सेल कहते हैं। और इस अग्नेय सेल को जो है प्राथमिक सेल भी कहते हैं, याद रखिएगा। अग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो याद रखिए क्या कहते हैं? अग्नेय सेल किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? जब मैग्मा ठंडा होता है और ठोस का रूप लेता है तो उसे अग्नेय सेल कहते हैं। अग्नेय सेल को क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। अब देखिए क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग से कहाँ से निकल के आता है? तो मेंटल वाले भाग से जो है यह निकल कर आता है, याद रखिएगा। जब द्रवित लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और प्रपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। तो बहिर्भेदी अग्नेय सेल किसे कहते हैं? जब यह लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा हो जाता है और ठोस का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार बने सेल को बहिर्भेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन होती है, क्योंकि यह जल्दी ठंडा हो जाता है, तेजी से ठंडा होता है। तेजी से ठंडा होने की वजह से सिकुड़ जाता है। इनकी संरचना क्या होती है? बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ठीक ना। यानी कि बहिर्भेदी अग्नेय सेल में उदाहरण का बात कीजिएगा तो बेसाल्ट है। दक्कन का पठार, यानी हमारे भारत का जो है दक्षिणी भाग को दक्कन का पठार कहते हैं, वो बेसाल्ट सेल से ही बना है। याद रखिएगा दक्कन का जो पठार है वो किस प्रकार की सेल से बना है? तो बेसाल्ट सेल से बना है। अब द्रवित मैग्मा कभी कभी भी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। बहिर्भेदी सेल कहते थे
पृथ्वी पर आकर के ठंडा होता था लावा, उसे बहिर्वेदी सेल कहते थे। और कभी कभी क्या होता है कि भूप्रपट्टी जो है उसके अंदर ही गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार बने ठोस सेल को अंतर्भेदी अग्नीय सेल कहते हैं। और अंदर में जब ठंडा होता है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेता है, और इस प्रकार जो है ग्रेनाइट जो है वो अंतर्भेदी अग्नीय सेल का जो है उदाहरण है। अब ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। अब देखिए लेई मसालों यानी कि गिट्टी, हम लोग घर में जो यूज करते हैं जिसे गिट्टी कहते हैं, वो ग्रेनाइट का ही होता है। दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, यानी घर में हम लोग जो गिट्टी का प्रयोग करते हैं घर बनाने में वो ग्रेनाइट होता है, याद रखिएगा। और बेसाल्ट से ढक्कन का पठार बना है, दोनों बातें याद रखिएगा। अब देखिए सेल, अब अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अग्नीय सेल के बारे में जान रहे थे। अब अवसादी सेल किसे कहते हैं चलिए जानते हैं। सेल जो है लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। देखिए अवसादी सेल किसे कहते हैं, अग्नीय सेल हो या कोई भी सेल, क्या होता है, लुढ़कता है, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे महीन कण होता है, और वह महीन कण को पानी हवा जो है कहीं एक जगह जमा कर देता है, तो उससे बने सेल को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जो है बलुआ पत्थर, रेत के दाने जिसे बालू बनता है, और इन सेल में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेल पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। यानी याद रखिएगा कि अवसादी सेल जो है इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। बाकी के अग्नीय सेल या रूपांतरित सेल जो है इनमें अवसाद नहीं पाए जाते हैं। इनमें यानी कि अग्नीय सेल या रूपांतरित सेल में अवसाद इसलिए नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर ज्वालामुखी से निर्मित होता है, और ज्वालामुखी का जो टेम्परेचर होता है वो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 4000 डिग्री सेल्सियस में कोई भी परते जो है मृत पौधे या जंतु वो जलकर क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा, यानी कि क्या क्या कहते हैं, गैस बन जाएगा या तो द्रव बन जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, अग्नीय या रूपांतरित चट्टान में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, केवल अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए जीवाश्म किसे कहते हैं, तो सेलों की परत में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, ठीक ना। अब अगला पॉइंट क्या है कि अग्नीय, अब यानी कि रूपांतरित चट्टान किसे कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे अभी। अग्नीय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे अग्नीय सेल जो ज्वालामुखी को ठंडा होने से होता है, और अवसादी सेल जो क्या कहते हैं महीन कण से दबकर क्या कहते हैं एक जगह जमा होने से जो बनता है, उसी दोनों सेल को अब उच्च ताप एवं दाब के कारण हम क्या कर सकते हैं, कायांतरित सेल में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, उदाहरण के लिए कायांतरित सेल का जो उदाहरण हो जाएगा वो चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी जो है स्लेट में कन्वर्ट होता है, ठीक ना। और चूना पत्थर जो है संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये सारा क्या है, रूपांतरित सेल का उदाहरण है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो ग्रेनाइट गिट्टी होता है, ग्रेनाइट से गिट्टी बनता है जिसका प्रयोग हम लोग घर बनाने में करते हैं। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं, उदाहरण के लिए यहाँ 7 पत्थर, चिबडडी यानी स्टापू या किट-किट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेल की जानकारी प्राप्त करें, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ से 2 बातें याद रखिएगा। एक तो लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, याद रखिएगा, और ताजमहल जो है वो किससे बना है, तो सफेद संगमरमर से बना है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है
तो देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशा में एक प्रकार की सेल चक्र तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी हम अभी क्या पढ़े हैं, 3 प्रकार के सेल पढ़े हैं, अग्नीय सेल पढ़े हैं, अवसादी सेल पढ़े हैं और रूपांतरित सेल पढ़े हैं। ये एक सेल हमें यदि मिल जाए अग्नीय सेल, तो इस अग्नीय सेल से हम अवसादी सेल भी बना लेंगे, अवसादी सेल से रूपांतरित सेल भी बना लेंगे और इसी रूपांतरित सेल से अब हम अवसादी भी बना लेंगे, फिर से अग्नीय भी बना लेंगे। यानी सेल का चक्र चलते रहता है, ठीक ना। यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नीय सेल बन जाता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। द्रवित मैग्मा क्या होता है, ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद क्या बन जाता है, वो ठोस बनता है और उसे अग्नीय सेल कहते हैं। ये अग्नीय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करता है, अभी हम लोग पढ़े हैं। ताप एवं दाब के कारण अग्नीय एवं अवसादी सेल कयांत्रित सेल में बदल जाते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेल पुनः पिघल जाता है और द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नीय सेल में परिवर्तित हो जाती है, चित्र 2.4 में। यानी कि सेल चक्र, कभी भी सेल जो है वो खत्म नहीं होता है यदि उसे जो है सेल चक्र की तरह जो है प्रयोग किया जाए तो। देखिए जैसा कि हम सेल चक्र का बात करें तो ये मैग्मा है। अब मैग्मा को क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, मैग्मा को ठंडा कर देते हैं, तो ठंडा होने से क्या हो जाएगा, अग्नीय सेल हो जाएगा। और इसी अग्नीय सेल को यदि हम अत्यधिक ताप और दाब दे दें तो क्या हो जाएगा, मैग्मा हो जाएगा। एरो से देख सकते हैं, एरो का जो निशान है। उसके बाद देखिए अग्नीय सेल से क्या बनता है, अग्नीय सेल जब टूटता है तो महीन महीन कण जमा होता है और ये महीन महीन कण क्या बन जाते हैं, अवसादी सेल बन जाते हैं। और यही अवसादी सेल पर यदि हम अत्यधिक टेम्परेचर दे दें और दाब दे दें तो ये अवसादी सेल क्या हो जाएगा, अग्नीय सेल फिर से बन जाएगा, ठीक ना। उसी तरह अवसादी सेल पर यदि हम टेम्परेचर और दाब बढ़ा दे तो कायांतरित सेल हो जाएगा और इससे भी अगर टेम्परेचर दाब ज़्यादा बढ़ा दे जिससे कायांतरित सेल बनता है, उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर और दाब बढ़ा दे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्मा बन जाएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा सेल चक्र किसे कहते हैं, सेल चक्र हम लोग उसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, देखिए एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, ठीक ना। ये क्या हो गया, सेल चक्र कहते हैं। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि सेल विभिन्न खनिज से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है। खनिज का अब यहाँ परिभाषा दे रहे हैं। खनिज क्या है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होते हैं। याद रखिएगा, खनिज का निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, यानी कुछ खनिज का प्रयोग कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम में करते हैं। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। जैसा कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सब किससे, खनिज से ही प्राप्त होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ जो क्या है कि अभ्यास का क्वेश्चन है। इन सभी अभ्यास के क्वेश्चन को आप सब क्या कीजिएगा, बनाइएगा और बनाने के बाद किसी भी प्रकार की यदि दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।